अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज मैं हूं आपके साथ अनम काज़मी और मैं हूं सबा शेख। जनाब, उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे और इस ठंडे ठंडे मौसम को भरपूर एंजॉय कर रहे होंगे। आज के शो में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जिसका ताल्लुक था तो क्लोथिंग इंडस्ट्री से, पर अब इसे मीडिया में भी काफी अटेंशन हासिल है, जिसका असर आम आवाम पर कुछ यूं हुआ कि लोगों में जीरो साइज का क्रेज जुनून की हद तक पहुंच गया और आहिस्ता आहिस्ता बात फिटनेस से निकलकर जीरो साइज की नजर हो गई। और आज सूरत हाल कुछ यूं है कि लोगों में जीरो साइज का जुनून इतना बढ़ चुका है कि उन्होंने सप्लीमेंट्स तक यूज किए, सर्जरीज कराई, यहाँ तक के खाना पीना भी छोड़ दिया, जिसकी वजह से न सिर्फ उनके चेहरों से रौनक खत्म हो गई बल्कि सेहत के मामले में कुछ ऐसे मसाइल का सामना करना पड़ा जिनसे जान छुड़ाना भी मुश्किल हो गया। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। आजकल जीरो साइज की दौड़ पूरी दुनिया के बजाय पाकिस्तान में भी लगी हुई है और पूरी दुनिया की लड़कियां पागल हुई हैं कि हम जीरो साइज कैसे करें। इवन पाकिस्तान में अगर देही इलाकों की बात कर लें तो अब खवातीन जो है वहां पर भी एक्सरसाइज कर रही हैं, फिटनेस क्लब जाने का सोचती हैं कि यार किस तरीके से हम शहर का रुख करें ताकि जिम जाकर हम वहां पर जिम ज्वाइन कर सकें। और दूसरी बात ये कि इस जीरो साइज के चक्कर में, इस जीरो साइज की भाग दौड़ में आप अपनी जान से खेलते हैं। ये जीरो साइज क्यों होता है, ये जीरो साइज किन लोगों के लिए होता है, ये कौन से प्रोफेशनल लोग होते हैं जिनके ऊपर ये साइज सूट करता है, इस तमाम सिनेरियो पे आज के शो में हम बात करेंगे और साथ साथ ये भी जानेंगे कि इस जीरो साइज के चक्कर में आपकी सेहत को क्या नुकसानात लाहक है। और ऐसा भी है सबा कि अक्सर लोग जो है वो जब रैंप पर देखते हैं कि जीरो साइज मॉडल वॉक करती हुई आ रही है तो लोग उसको आइडियलाइज करना शुरू हो जाते हैं और समझते हैं कि शायद यही कोई बेहतरीन मायार है फिटनेस का, लेकिन जनाब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसी हवाले से आज मॉडल से भी आपको मिलवाएंगे और बहुत सी बातें करेंगे, उनसे जानेंगे कि किस तरह से उन्होंने अपने आप को फिट रखा हुआ है। लेकिन सबसे पहले मिलेंगे योगा और एक्सरसाइज के जरिए खुद को फिट रखने वाली गजाला से। योगा से रिलेटेड हूँ पिछले 15 साल से और सिखाना शुरू किया तकरीबन 10 साल पहले। असल चीज़ क्या है कि आप खुश रहें, आपकी माइंड आपका रिलैक्स रहे, स्ट्रेस फ्री रहे, आपकी बॉडी डिजीज फ्री रहे, बीमारियों से बचें आप। मिलेंगे खुद को फिट एंड स्लिम रखने वाली जीरो साइज मॉडल इकरा फयाज से। ज़ीरो साइज़ जो है वो बेसिकली एक मिथ है जिसको लोग फॉलो करना चाहते हैं और लड़कियां बहुत ज़्यादा फॉलो करती हैं। तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहूँगी कि ज़ीरो साइज़ के लिए आपको अपने आप को मारना नहीं है। इफ़ यू थिंक दैट यू आर ओवरवेट देन यू शुड, व्हाई नॉट। एज मॉडल हमारे लिए फिट रहना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि बेसिकली हमने स्क्रीन पे आना होता है। स्क्रीन पे इंसान थोड़ा सा ज़्यादा मोटा लगता है। और मिलेंगे खवातीन को फिट और स्लिम बनाने वाले जिम इंस्ट्रक्टर से। मेन जो हमारे इश्यूज हैं कंसर्निंग अबाउट वेट लॉस और ओबेसिटी को लेके हमने ये काफ़ी प्लेटफॉर्म वाजे किया हुआ है। सो वाजे मीन्स लाइक देखा जाए कि अगर वेलनेस होती क्या चीज़ है तो वो उसको इस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं माइंड, बॉडी एंड सोल। अब अगर माइंड फ्रेश होगा, रिलैक्स होगा तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी उसको रिलेट करेगी, उसकी बॉडी फॉर्म अप होगी और उसकी बॉडी उसके साथ ही अपने आप को यानी सांचे में ढालेगी। ये जनाब आपको बताते चलें कि फिटनेस इंस्ट्रक्टर नहीं थी बल्कि ये फिटनेस ट्रेनर थी और इस हवाले से लोगों को गाइड करती हैं कि किस तरह आप फिट रह सकते हैं और उस हवाले से तमाम तरह गाइडलाइन जो है ये प्रोवाइड करती हैं। खैर मजीद भी कुछ न्यूज़ स्टोरीज आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। चले जनाब, जंग जो है वो मेरे पास इस वक्त है और इसमें आज देखते हैं कि मेन लीड्स क्या है। और डेफिनेटली पहली मेन लीड है पनामा केस के मुतालिक, जो कि मैं एक्सपेक्ट करी थी। पनामा केस लंदन फ्रेंड से मुतालिक मनी ट्रेल और कतरी शहजादे का एक और खत सुप्रीम कोर्ट में पेश। एक और खत आ गया है कतरी शहजादे का। तारिक शफी का बयान, हल्फी मनी ट्रेल तफसीलात का हिस्सा, वज़ीर आज़म की तलबी की दरख्वास्त पर वकील का तहरीरी जवाब और मरियम नवाज के इंटरव्यू की नकल भी जमा। मुश्तरका कारोबार में क्या तमाम बच्चे ज़ेरे किफालत तसव्वुर होंगे, ऐसा कहते हैं जस्टिस
भरोसा। और अगर इसमें मजीद कुछ ऐड ऑन करना चाहूँ कि मजीद क्या लिखा है, वो रकम के हवाले से लिखा है कि रकम की मुंतकली के जराए तो जरा बता दें। और जस्टिस एजाजुल एहसन, हम सास की तरह हिसाब किताब नहीं मांग रहे हैं कि पैसा कहाँ खर्च हुआ। जस्टिस अजमत, वालिदैन तोहफा दें तो ये मतलब नहीं कि इनके बच्चे जेरे किफालत हैं, ऐसा कहते हैं वकील शाहिद हामिद। कल जो भी सारी केस की समाअत हुई उसमें बड़े इंटरेस्टिंग जुमलों का तबादला हुआ और उसके बाद बड़ी इंटरेस्टिंग बातें अपोजिशन और हुकूमत की जानिब से सामने आई। और मौजूए बहस जो कल रहा वो था कतरी शहजादे का एक और खत जो मनी ट्रेल के हवाले से आया। तो ये मेरी बात नहीं आ रही कि जनाब पहले एक खत का मुद्दा अभी तक सॉल्व नहीं और अब दूसरा खत जो है वो सामने आ रहा है लंदन फ्रेंड्स की मनी ट्रेल के बारे में, तो बताया ही है। और साथ साथ कतरी शहजादे का जो एक और खत आ चुका है वो तमाम तर तफसीलात सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी गई हैं। आपको ये भी बताएं कि वजीर आजम के बेटों ने ये खत जमा करवाया है और सरमायाकारी के प्रॉफिट के बारे में, लंदन फ्रेंड्स की मनी ट्रेल के बारे में भी जो है वो तमाम तर तफसीलात सब आपको बता ही चुकी है। अच्छा, एक्सप्रेस की जो मेन और अहम लीड है आज वो है कौमी असम्बली में कल होने वाले हंगामे के हवाले से, जहां पर पनामा हंगामा में मुक्के भी चल गए और हम देख रहे थे कि खिलाड़ी और मतवाले गुत्थम गुत्ता हो गए, शदीद नारेबाजी की गई। और ये सब सूरत हाल तब पैदा हुई जब शाह महमूद कुरैशी साहब जो थे उन्होंने अपना खिताब शुरू किया और उसके साथ साथ पीटीआई के अरकान ने वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ नारे शुरू कर दिए। और ऐसी सूरत हाल में हुकूमती अरकान और पीटीआई के अरकान आमने सामने आ गए, जिसके बाद वहां पर मुक्के भी चले और अजीबो गरीब सूरत हाल हमने देखी। एक ऐवान अखाड़ा बन चुका था जिसके बाद वहां पर 12 तकरीबन सार्जेंट्स थे जिनको बुलाया गया और सूरत हाल को कंट्रोल में लाया गया और इसी वजह से जो असेंबली का इजलास था वो भी मुलतवी कर दिया गया था। ठीक है, यही सेम मेन लीड जो है जंग ने भी इसको बनाया हुआ है कि कौमी असम्बली में नारे, गालियां, हाथापाई और लड़ाई का आगाज शाह महमूद के वजीर आजम के खिलाफ नारे लगवाने पर हुआ, जबकि शहरियार आफरीदी, मुराहत सईद, शाहिद खाकान दस्तों गिरबा हुए आपस में, जबकि बीच बचाव की जो कोशिशें थी वो नाकाम हो गई और जमात इस्लामी ने वॉकआउट कर दिया। तो ये खबर अभी आप ये एक्सप्रेस की भी मेन लीड है और जंग की भी मेन लीड है। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी खबर है जो मैं शेयर करना चाहूंगी और पता नहीं क्यों मुझे लगता है वाकई में एक पेट्रियाटिक पाकिस्तानी हूँ, इसलिए मुझे जो है खबरें भी सारी भारत की नजर आ जाती हैं। अच्छा, भारत की 24 करोड़ आबादी बिजली से महरूम है और यौम जमहूरिया पर बेदरेख अखराजात, लाखों अफराद को 3 वक्त का खाना मैसर नहीं, देहात में अस्पतालों स्कूलों का इंतजाम करना नागुज़ीर है। और ऐसा ये जो खबर शाया हुई है ये भारतीय अखबार में शाया हुई है। एक तरफ भारत जो है पाकिस्तान के साथ LOC पे लड़ाई कर रहा है, हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर रहा है, दूसरी तरफ उनकी 24 करोड़ आबादी जो है वो बिजली से ही महरूम है, खाना तक नहीं मिलता, फौजी बेचारे पतली दाल खा रहे हैं। और आप देखें यौम जमहूरिया पे बिजली का बेदरीग इस्तेमाल किया है, तो ये खबर पब्लिश की और इसको क्रिटिसाइज किया भारतीय अखबार ने। और मजे की बात यह है कि जिस दिन यौम जमहूरिया था उस दिन यौम स्याह भी मनाया गया कश्मीरियों की जानिब से और दूसरी तरफ हम देख रहे थे कि उससे एक दिन पहले ही अबाबील का कामयाब तजर्बा किया गया। तो हमने दुश्मन के दिलों पर यह धाक बिठा दी है कि पाकिस्तान हर किस्म की जारहत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत जो है वो रखता है। तो ये बड़ी अच्छी जनाब खबर थी। अच्छा, उसके अलावा डॉन पे आपको बताएं कि जो मैं खबर आपको बता रही थी कि पनामा का हंगामा, उसी हवाले से खबर और मेन लीड जो है वो आज डॉन की भी यही है। PMLN PTI लॉ मेकर स्ट्रेट ब्लोज इंसल्ट्स इन नेशनल असेंबली। जबकि दूसरी जो अहम खबर है वो है जो डिबेट की जा रही है जनरल राहील शरीफ के ऊपर कि उन्हें जमीन जो अलॉट की गई है वो किस तरह से अलॉट की गई है। तो इस हवाले से आपको बताएं कि ISPR ने उनकी जानिब से बयान सामने आ रहा है और उनका ये कहना है कि बिला वजह से जो है फौज को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और जो हमारे इदारे हैं उनमें बदएतमादी पैदा करने की कोशिश की जा रही है, लोगों को गलत जो है वो तासुर दिया जा रहा है। जबकि जो भी जमीन अलॉट की गई है जनरल राहील शरीफ को वो तमाम जो है वो कयासराइयां इस हवाले से बेबुनियाद है, क्योंकि वो जमीन जो है वो कानूनी तरीके से उन्हें अलॉट की गई है और तमाम तर जो अलॉटमेंट्स थी वो आईनी तरीकेकार के मुताबिक हुई हैं। तो ये तमाम तर बातें जो गर्दिश कर रही हैं इन सबको खामोश हो जाना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। जनरल आर्मी चीफ जनरल साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ के हवाले से जो भी बातें हैं उसमें उनकी ज़मीन के मुतालिक जिन लोगों ने तनकीद का निशाना बनाया उनको ये जानना ज़रूरी है कि तमाम ज़मीनें जो अलॉट की गई हैं आईनी तकाजे पूरे करते हुए की गई हैं और जिस जगह ज़मीन अलॉट की गई है वो BRB नहर के पास एक इलाका है जो कि काश्त के काबिल भी नहीं है और वहाँ पर किसी किस्म की जो है वहाँ पे आबादी भी नहीं है। और ये ज़मीनें इसलिए अलॉट की जाती हैं कि अगर खुदा न ख्वास्ता कभी जंग की ज़रूरत पेश आए तो इन्हीं ज़मीनों को बैरक बना के आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये फौजी जब सर्विसेज में होते हैं, जब भी मुल्क की खिदमत करते हैं और जब सर्विसेज में नहीं होते हैं तब भी मुल्क की खिदमत करते हैं। आगे बढ़ते हैं और एक और यहाँ पर जो है खबर है और ये खबर जो है वो ईरान के मुतालिक है कि ईरान ने 37 ममालिक
के लिए एंट्री वीज़ा ख़त्म करने का ऐलान किया है, जिसके बाद सकाफती विरसा और दस्तकारी सयाहत की जो तंजीम है उसने जो है ये ऐलान किया है। और उसके बाद से काफ़ी ममालिक जो है वो तशवीश में भी है कि भाई इस तरह का ऐलान ईरान की जानिब से क्यों सामने आया है। अच्छा, शॉर्ट न्यूज़ में मैं कुछ शॉर्ट न्यूज़ शामिल करते हुए आपको बताऊं कि भारत फ़िज़ाई निगरानी के लिए सैकड़ों मिसाइल खरीदेगा, क्योंकि अब उनको पता चल गया है कि जी अबाबील भी आ गया है, तो अब एक अबाबील का मुकाबला शायद सैकड़ों मिसाइल करे। और उसके बाद अमेरिका दुनिया की ताकतवर तरीन फौज कुव्वत, रूस दूसरे और चीन तीसरे नंबर पर जो है वो आ गई है। और महंगी बिजली के मुतालिक एक और खबर है जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी है, और वो ये है कि मुल्क भर में बिजली सस्ती, कराची के लिए महंगी। तो नेपरा से कभी भी मतलब जब भी हम बिजली की बात करते हैं तो कराची वाले हमेशा रो ही रहे होते हैं। पूरे मुल्क में बिजली सस्ती कर दी गई है, लेकिन कराची वालों के लिए कोई इस्तिस्ना हासिल नहीं है जी, आप महंगे महंगे बिल भरें बिजली। अच्छा, आप अभी बिजली की ही बात करें तो आपको बताएं कि के इलेक्ट्रिक ने शहरियों से 62 अरब रुपए इजाफी वसूल किए हैं, ऐसा इंकशाफ किया गया है सेक्रेटरी पानी और बिजली की जानिब से। और एक बड़ा अहम इंकशाफ है क्योंकि तकरीबन 2015 में 12.5 अरब इजाफी जो है वो वसूल किए गए हैं बिजली के नरखों का गलत तयन करने के बिना पर। और ये जो इंकशाफ है वो पानी और बिजली सेक्रेटरी उन्होंने किया है, और यहाँ पर इसी हवाले से जो खबर है वो मेंशन है और लिखा गया है कि दुरुस्त नर्ख का तयन किया जाए, सारिफीन को इजाफी रकम वापस दी जाए, जबकि जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की भी जो हिदायत है वो जारी की गई हैं। चेयरमैन नेपरा को ये हिदायत जो है वो जारी की गई। बड़ी अहम खबर थी जो आपके साथ हमने शेयर की। ठीक है, अच्छा, बिजनेस रिकॉर्डर मेरे पास है, और बिजनेस रिकॉर्डर में जो है वो लीड्स क्या है, वो लीड है, पहली लीड जो मेन लीड है वो यूरिया डिसीजन मींस एक्सपोर्टिंग सब्सिडाइज्ड गैस, इंपोर्टिंग एलएनजी के मुतालिक ये खबर है जिसको मैं थोड़ा सा जरूर पढ़ना चाहूंगी कि गवर्नमेंट हैज रिपोर्टेडली अलाउड एक्सपोर्ट ऑफ 0.3 मिलियन टन्स ऑफ हेवीली सब्सिडाइज्ड यूरिया अंडर प्रेशर फ्रॉम फर्टिलाइजर कंपनीज व्हिच हैव येट टू प्रोड्यूस अ सरप्लस आफ्टर कंज्यूमिंग नेचुरल गैस विद अ सब्सिडी ऑफ 570% बैग, वेल इन्फॉर्म्ड सोर्सेज टोल्ड बिजनेस रिकॉर्डर। ठीक है, तो ये बिजनेस रिकॉर्डर में सब्सिडी के हवाले से, यूरिया की सब्सिडी के हवाले से खबर है। और मेन लीड वही कतरी लेटर सीक्स टू एस्टेब्लिश मनी ट्रेल, वो जो कतरी शहजादी की हमने बात की उसकी भी उन्होंने यहाँ पर मेन लीड लगाई हुई है। और आर्मी साबिक आर्मी चीफ जनरल राही शरीफ के हवाले से जो मेन लीड लगी हुई है वो भी यहाँ पर है कि आर्मी स्ट्रांगली रिएक्ट्स टू एग्री लैंड अलॉटमेंट डिबेट। तो ये आपने देखा कि बिजनेस रिकॉर्डर में आज ये 3 मेन लीड्स लगी हुई थी। चले जनाब, मुख्तलिफ शहरों का रुख कर लेते हैं। अखबारों में क्या क्या कुछ था वो तो आपको हमने बता ही दिया है। सबसे पहले रुख करेंगे हम इस्लामाबाद का, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर आज फिर हो रही है, जबकि कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास भी जो कल मुलतवी हुआ था वो आज होने जा रहा है। तो तफसीलात जान लेते हैं इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे यासिर नजर से। जी यासिर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट का आज जो क्योंकि गुज़श्ता रोज़ मुस्लिम लीग नून के वकील की तरफ से दोबारा एक ख़त पेश किया गया था, उस पर दोबारा आज दलाइल दिए जाने, साथ साथ कुछ चीज़ें हैं जो मनी ट्रेल के बारे में वो भी पेश की गई थी, और आज भी उसी हवाले से जो दलाइल हैं वो जारी रहेंगे। साथ जो नेशनल असम्बली के इजलास की बात की जाए तो नेशनल असम्बली का इजलास भी कल भी इंतहाई हंगामा खेज रहा, आज भी 10:30 बजे दोबारा शुरू होगा। अपोजिशन की तरफ से बाइकाट भी किया गया है और जाजी हिकमत अमली भी अपनाई गई है, जिसके बाद आज ये लग रहा है कि आज का इजलास भी जिस तरह का कल आपस में गौतम गोता थे जितने भी पार्लियामेंटेरियन, आज भी वही सूरत हाल हमें अब तक जो दिखाई दे रही है। इसके साथ अगर यहाँ पर बात की जाए पनामा केस की तो कुछ देर बाद शुरू होने वाला है, जिसमें शेख रशीद अहमद हमेशा की तरह आज भी सुबह सवेरे वो यहाँ पहुँच चुके हैं। इसके साथ साथ जो दीगर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी और जो दीगर हैं वो भी अब यहाँ पहुँच चुके हैं, और कुछ देर बाद बाकायदा तौर पर केस की कार्रवाई भी शुरू हो जाएगी। और साथ साथ आपको शहर इक़्तिदार का मौसम का भी बता दें, क्योंकि 2 दिन मुसलसल बारिश रही, आज हल्की धूप निकली है, जिसके बाद आज मौसम इंतहाई खुशगवार है और शहरी इससे लुत्फानंदोज भी हो रहे हैं। ठीक है, यासिर नजर अपडेट कर रहे थे पनामा केस की समाअत, शहर इक़्तिदार का मौसम, और मौसम की बात कर लेते हैं लाहौर का, जहां पर मौजूद है एज यूजुअल हमारी आज न्यूज़ की नुमाइंदा हुमा भट्ट। हुमा भट्ट, गुड मॉर्निंग। आज ये बताइए कि गुज़िश्ता 2 रोज की बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा तो जरूर हुआ होगा, और इस वक्त लाहौर में मौसम कैसा है? गुड मॉर्निंग। आज और यकीनन 2 रोज़ जो बारिश होती रही है उसकी वजह से लाहौर का मौसम काफ़ी खुशगवार था उन लोगों के लिए जिनको बादलों को देखना और बारिश से के साथ एंजॉय करना जिनको पसंद था। लेकिन आज वो लोग बहुत खुश होंगे जिनको बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, क्योंकि आज आसमान पर सूरज छा चुका है और उसकी किरणें जो है पूरी तरफ फैल चुकी हुई हैं, पूरे लाहौर में फैली हुई हैं, और उसकी वजह से लेकिन यकीनन ज़मीन पर इस वक्त पानी है, और 2 रोज़ से जो बारिश हुई है उसकी वजह से पानी है हर जगह पर, लोगों के लिए ट्रैफिक रवानी जो है वो मुतासिर होती है इस वजह से। लेकिन फिलहाल मौसम काफ़ी अच्छा है, खुला सा है, सर्दी की शिद्दत में यकीनन इजाफा हुआ है, लेकिन क्योंकि सुबह के वक्त
सूरज आसमान पर छाया है, तो इसकी वजह से सुबह के वक्त तो आपको वैसी सर्दी महसूस नहीं होगी, बहुत अच्छा सा महसूस होगा। और आप वो लोग जो चिपक कर बैठ रहे थे हीटर के पास, अब उन्हें वहाँ पर जाना नहीं पड़ेगा और वो अच्छे तरीके से, अच्छे अंदाज से इंजॉय कर सकते हैं ये मौसम। लेकिन उसके साथ साथ इस मौसम के बाद महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आज दोपहर के बाद फिर लाहौर में बादल छा जाएंगे और वैसा ही मौसम हो जाएगा। लेकिन बारिश का बिल्कुल कोई इम्कान नहीं है, क्योंकि अब जो बारिश बरसाने वाला मौसम था वो पंजाब से जा चुका है और यकीनन वो अब 6 फरवरी और फरवरी में आएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो मौसम है वो इसी तरह का रहेगा। कभी चेहरे से आया हो रही है खुशी, कितना खुश है हुमा बट, हीटर ऑफ और अब सूरज की चमचमाती रोशनी में वो लोग जिनको बड़ी सर्दी लगती थी जैसे कि मैं, अब वो लोग जो है बड़े खुश हैं लाहौर में। तो एंजॉय कीजिए हुमा आप। और लाहौर के मौसम की बात हो तो फिर कैसा भी मौसम हो, लाहौरी जो है वो बहुत एंजॉय करते हैं। पेशावर का रुख कर लेते हैं। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के दीगर अजला में धुंध के बायस मामूलाती जिंदगी काफी मुतासिर रही। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा आज न्यूज काशान अवान से। काशान, बताइएगा इस वक्त मौसम की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, कल से महकमा मौसमियात ने एक अलर्ट जारी किया था जिसमें पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई अजला जिसमें चारसदा, नौशहरा, मर्दान, करक, कोहाट, बनू समेत मुतअद्दिद अजला में शदीद धुंध की पेशनगोई की गई थी, जिसको आज सच भी साबित हुई। सुबह से ही पेशावर में और पेशावर खैबर पख्तूनख्वा के मुतअद्दिद अजला में शदीद धुंध की लपेट में थे ये तमाम अजला। और पेशावर मैं पेशावर में खड़ा हूँ और पेशावर के जो मेन शाहराहे हैं, GT रोड, खैबर रोड, यूनिवर्सिटी रोड, रिंग रोड, यहाँ पर शदीद धुंध थी और जिसके लिए ट्रैफिक पुलिस हुकाम ने अहकामात भी जारी किए थे कि जो सफर करने वाले हजरात हैं गाड़ियों की हेडलाइट्स का इस्तेमाल करें, जो कि हम देख भी रहे थे। और ट्रैफिक पुलिस के एहलकारान हमें सुबह से ही रोडों पर नजर आ रहे हैं ताकि किसी भी हादसे से बचा जा सके। और गैर जरूरी सफर के लिए उन्होंने आवाम से गैर जरूरी सफर करने से इज्तनाब का कहा था। इसी तरह मोटरवे से भी यही अहकामात जारी हुए थे कि मोटरवे पर जो लोग सफर कर रहे हैं वो एहतियात बरतें, स्पीड को कम रखें और हेडलाइट्स का इस्तेमाल करें और अगर बहुत ज्यादा जरूरी सफर ना हो तो उससे इज्तनाब किया जाए। लेकिन ताहम अब जो है वो अब सूरज आहिस्ता आहिस्ता धूप निकल रही है और ये धुंध का सिलसिला जो है वो कम होता जा रहा है। लेकिन हालिया बारिशों के बाद जो आप हमें अपडेट कर रहे थे पेशावर से, कहीं पर बादल और कहीं पर धुंध, क्या मजेदार मौसम है हमारे मुल्क का। गुड मॉर्निंग, आज में कुछ मजीद न्यूज स्टोरीज भी बताते चलते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर के इलाके दारोगा वाला में मकान का एक हिस्सा खस्ता हाली के बाद अचानक जमीन बोस हो गया। हादसे के नतीजे में खातून और बच्चे समेत 3 अफराद मलबे तले दब गए। अहले मोहल्ला ने अपनी मदद आप इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी और 40 साला उस्मा, इसके 12 साला बेटे आतिफ और 50 साला नूर मोहम्मद को मलबे से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां जख्मों की ताब न लाते हुए मां बेटा दोनों ही दम तोड़ गए। गुजरावाला के सरकारी अस्पताल को रेस्टोरेंट में तब्दील कर दिया गया। डॉक्टर्स की पुरतकल्लुफ दावत के लिए वार्ड्स बावर्ची खाने में तब्दील होने के बाद स्ट्रेचर पर मरीजों की बजाय देगे मुंतकिल की जाती हैं। गुजरावाला का वाहिद सरकारी अस्पताल होने के बायस रोजाना हजारों मरीज अपने इलाज के लिए आते हैं, लेकिन स्ट्रेचर और दीगर सहूलियात नहीं मिलने के बायस लवाहिकीन मरीजों को उठाकर एक वार्ड से दूसरे वार्ड तक ले जाते हैं। ये है जनाब हमारे अस्पतालों के हालात। कराची की बात कर लेते हैं, जहां बारिश के बाद सब्जी मंडी में सफाई की सूरत हाल इंतहाई खराब हो गई। जहां बिजली और पानी के मसाइल तो इब्तदा से हैं ही, लेकिन अब बारिश के बाद गंदगी ने चलना फिरना भी दो भर कर दिया है। ताजिर इस गंदगी का जिम्मेदार इंतजामी कमेटी को करार देते हैं, जबकि होलसेल मार्केट एसोसिएशन इसका मलबा सूबाई वजीर ज़राअत पर डालती है, लेकिन सुनवाई कोई नहीं करता। तो जनाब गुड मॉर्निंग, आज में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद होने वाली है बड़ी इंटरेस्टिंग सी डिस्कशन और शामिल करेंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। आज और अब कुछ बात कर लेते हैं यस्टरडे टॉप स्टोरी की, जो कि है पनामा लीक्स के मुतालिक। पनामा लीक्स की सियासी तलखियां जाती इल्जामात से आगे बढ़कर हाथापाई तक पहुंच गई हैं। जुमेरात को इजलास के दौरान ईवान में हुकूमत और अपोजिशन के अरकान के दरमियान हाथापाई हुई, जिसके बाद इजलास मुलतवी कर दिया गया।
कौमी असम्बली के इजलास में स्पीकर ने ओपोजिशन के बाद विफाकी वजीर को बोलने का मौका दिया तो ऐवान में शोर शराबा और हंगामा हो गया। मामला अरकानी कौमी असम्बली के दरमियान मार धाड़ पर खत्म हुआ। कौमी असम्बली के इजलास में शाह महमूद कुरैशी के खिताब और PTI अरकान की नारेबाजी ने माहौल को गर्मा दिया। PTI के शहरियार आफरीदी और मुराद सईद हुकूमती बेंचों की तरफ आए और विफाकी वजीर शाहिद खाकान से उलझ पड़े। दोनों जमातों के अरकान की एक दूसरे से हाथापाई हुई, फिर अरकान के दरमियान धक्कम पेल शुरू हो गई। हंगामा आराई के बाद स्पीकर ने कौमी असम्बली का इजलास कुछ देर के लिए मुलतवी कर दिया। और अब अखबारात के एडिटोरियल में कॉलमिस्ट क्या लिख रहे हैं, सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अनवार हाशमी साहब लाहौर स्टूडियो से। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं अनवार हाशमी साहब? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, लाहौर का मौसम तो काफी बेहतर हो गया ना? जी देखें, लाहौर में वैसे तो बारिश बड़े अरसे से नहीं हो रही थी और दीगर इलाकों में हो रही थी, लेकिन जब से आपने गुड मॉर्निंग की विंडो खोली है ना लाहौर स्टूडियो में, तो उसके बाद बारिश का सिलसिला है कि रुक ही नहीं रहा। ठीक है ना, आप यकीनन वीकेंड पे जब आप छुट्टी करेंगे तो उम्मीद है कि बारिश थमेगी कुछ। ओह, दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट। थैंक यू वेरी मच अनवार हाशमी साहब। अच्छा बताइए, अखबारात के एडिटोरियल्स क्या लिख रहे हैं? देखिए, हमारा मौसम तो अच्छा है, लेकिन अखबारात के अगर जो एडिटोरियल पेजेस है वहाँ उसमें देखें तो अमेरिका का मौसम जो है बहुत ही ख़राब नज़र आ रहा है, क्योंकि कौमी अखबारात जो कि लाहौर से शाये होते हैं, तकरीबन बेशतर अखबारात ने आज भी ट्रंप को जो है वो मौजू बनाया है। मसलन पहले मैं उसकी समरी बताता हूँ कि रोज़नामा दुनिया का जो टॉपिक है वो है ट्रंप की पॉलिसी, नतीजा क्या निकलेगा। जंग की जो टॉपिक है उसको वो डिफरेंट है, लेकिन रोजनामा एक्सप्रेस ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के नए सदारती हुक्मनामे दोनों मुतनाज़ा उसमें बहस की गई है। और रोजनामा नवाए वक्त ने ट्रंप को मौजूद बहस बनाया है, लेकिन जनूब वाले से बनाया है कि हुकूमत के आली दिमाग सोचें हमारी खारजा पॉलिसी में कमजोरियां क्या हैं। इसकी डिटेल हम इसमें बताएंगे। और इंग्लिश अखबारात ने भी ऐसे ही कुछ लिखा है कि डॉन लिखता है ट्रंप वर्सेस अमेरिका, द न्यूज लिखता है ट्रंप टाइम और डेली टाइम लिखता है जरदारी एडवाइस टू ट्रंप। तो इसका मतलब है 95% पेपर्स ने ट्रंप को मौजूद बहस बनाया है। अनवार साहब, ये डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज की बात आप कर रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से तकरीबन 95 पेपर्स ने लिखा है, तो इतना ज्यादा मौजूद बहस क्यों बने हुए हैं? जी देखिए, ट्रंप वैसे तो पहले दिन से मौजूद बहस है, उसके जो ऐलानात थे, लेकिन चूंकि आप गुज़श्ता 2 रोज से वो जो मुतनाज़ा बातें कर रहे थे जिनको अमेरिका और उसके अलावा बाकी दुनिया में पसंद नहीं किया जा रहा, तो उन्होंने बाकायदा उनके अहकामात जारी करना शुरू कर दिए हैं। मसलन डोनाल्ड ट्रंप ने 7 ममालिक शाम, इराक, ईरान, लीबिया, सूडान और यमन के शहरियों का अमेरिका में दाखिला बंद करने का फैसला अब कर दिया और उस पर ऑर्डर होने लगे हैं। इसी तरीके से 2 हुक्मनामे और जारी हुए हैं, जिसमें मेक्सिको के साथ दीवार की तामीर और गैर कानूनी तारकीन वतन को मुल्क बदर करने का ऐलान कर दिया गया है। और एक तो ये चीज़ है, और तीसरी हमारी साउथ एशिया के हवाले से है। अब आप देखें कि पूरी दुनिया में अमेरिका ने ट्रंप ने जब ऐलान किया अपनी पहली तकरीर में कि सबसे पहले अमेरिका, तो अब इसका मतलब है कि उन्होंने अपने आप को एक आलमी रहनुमा साबित करने की बजाय एक मकामी रहनुमा साबित किया है, क्योंकि अमेरिका का ये दावा है कि वो पूरी वर्ल्ड को लीड करता है। अच्छा अनवार हाशमी साहब, आप डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहे हैं, हम उनकी पॉलिसीज की बात कर रहे हैं कि मैक्सिकन्स के लिए उनके क्या ख्यालात हैं, दीवार की तामीर और फिर उसका बजटिंग, सारी चीजें, फिर मुसलमान ममालिक के साथ भी उनके ताल्लुकात। इस पूरी सूरत हाल में अमेरिका में और दीगर ममालिक में जितने भी बैनुल अक़वामी तौर पर अगर देखा जाए, ट्रंप की परसेप्शन और ट्रंप की पोजीशन आपको क्या लग रही है? लोग कितना ज्यादा इनकी इन पॉलिसियों से इख्तिलाफ करेंगे या फिर एक नया अमेरिका सामने आएगा जो कि सिर्फ सेल्फ डिपेंडेंट अमेरिका होगा? देखिए, 2 किस्म के तसुरात पाए जाते थे, जिसका अखबारात के एडिटोरियल में भी जिक्र है कि पहले कहा जाता था कि बाज़ रहनुमा ऐसे होते हैं जो इलेक्शन कैंपेन में जो इस तरह की बातें करते हैं वो बहुत ही अपनी जिम्मेदारियां संभालने के बाद बहुत ही संजीदा नजर आते हैं। लेकिन ट्रंप को अभी तक तो वैसा ही पाया है जैसा कि उसको अमेरिका में तनकीद का निशाना बनाया गया था कि आप अमेरिका के कवानीन हैं
ठीक है, वहां पे तमाम कौमियतों को जो है तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है और ये कवानीन को वायलेट करके हुक्मनामे जारी कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक बहस जहां तक भी हो रही है कि इसके खिलाफ, जैसे हमने कल भी जिक्र किया है कि इम्पीचमेंट की बात हो रही है कि कहीं पूरी दुनिया का अमन जो है वो तबाह ना हो पाए। मसलन मैं उसकी तरफ आता हूं कि जो जनूबी एशिया के बारे में उन्होंने नरेंद्र मोदी से टेलीफोनिक राब्ता किया है और उनको कहा है कि आलमी चैलेंजेस में आप हमारे पार्टनर होंगे। तो इसका मतलब है ट्रंप को इतना भी ख्याल नहीं है कि जनूबी एशिया में जो पाकिस्तान का किरदार है, अफगान वार जबकि अमेरिका रोने पे आ गया था तो पाकिस्तान ने उसका साथ दिया और कितनी हजारों कुर्बानियां दी और पीस जो है पैदा हुआ है। तो अब वो एकदम मोदी से राब्ता कर रहा है और पाकिस्तान को इग्नोर कर रहा है, तो इसलिए पाकिस्तान जी अच्छा, अनवर हाशमी साहब ये बताइएगा कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज तो कंट्रोवर्शियल हैं ही, साथ साथ भारत को भी एक सॉफ्ट कॉर्नर हासिल है अमेरिका की जानिब से। इस सब में अभी हम देख रहे थे कि मोदी साहब को उन्होंने दावत भी दी है अमेरिका आने की और साथ साथ दिफा में भी साथ मुहैया करने के हवाले से उनका कहना है कि भारत हमेशा हमारा साथ देता है। इस सब के बाद जहां हम देख रहे हैं कि एक बैकबोन इस वक्त अमेरिका बनी हुई है इंडिया की, तो इस तमाम सूरत हाल में पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी क्या होनी चाहिए? देखें, अगर आप वसी तनाजुर में सोचे तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि अमेरिका जिससे मर्जी ताल्लुकात बनाना चाहे, लेकिन वो दूरअंदेश डोनाल्ड ट्रंप जो है वो दूरअंदेश नजर नहीं आ रहा कि जनूबी एशिया में आप देखें कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान अगर तवाजुन किए बगैर अगर वो राब्ते बढ़ाएगा तो फिर अमेरिका को भी बहुत से नुकसानात उठाना पड़ेंगे, क्योंकि जनूबी एशिया में जुग्राफियाई लिहाज से भी, सियासी लिहाज से भी पाकिस्तान का एक किरदार है। जी अगला इदारिया क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान का एक किरदार है। जी अगला इदारिया क्या कह रहे हैं अनवर हाशमी साहब? जी देखिए, दूसरा ये तो हो गए आलमी मौजूआत। इसके अलावा जो एक खास कुछ अखबारात ने इदारिया और इदारती नोट में जो सिंध असम्बली ने कल चाइल्ड लेबर के खिलाफ करारदाद मुत्तफिका तौर पे मंजूर की है, उसकी अहमियत को जो है उजागर किया गया है और यकीनन चाइल्ड लेबर और बच्चों पे तशद्दुद आजकल मौजूद बहस है। तो उसमें अखबारात ने जो है ये तवज्जो दिलाई है कि पहली बात तो ये है कि सिर्फ सिंध सूबे का इशू नहीं है चाइल्ड लेबर, चारों सूबों को करारदादें पास करनी चाहिए। फिर करारदादें पास करने से कानून नहीं बना करते, क्योंकि जस्टिस साकिब निसार ने सुप्रीम कोर्ट ने ये नुक्ता उठाया है कि आप ये सवाल पैदा हो गया कि चाइल्ड लेबर और तशद्दुद के खिलाफ कवानीन जो है उसको उनको कवानीन बनाए जाएं। अब वो कवानीन पहली बात है बनने चाहिए, दूसरी ये पता नहीं चल रहा कि 14 साल की उम्र का एक तयन तो कर दिया गया है, लेकिन घरों में गली महलों में जो बच्चे और बच्चियां काम करते हैं उनकी उम्र का तयन कौन करेगा और कौन से इदारे करेंगे? तो एक मरबूत निज़ाम और कुछ इदारे और कुछ टीमें होनी चाहिए जो पहले तो वो कानून बने और फिर उन पे अमल दरामद किया जाए। लेकिन ये भी सवाल है कि ये चाइल्ड लेबर होती क्यों है और वालिदैन क्यों मजबूर होते हैं? अनवर साहब, बहुत बड़ा और बहुत अच्छा इकदाम है ये जो करारदाद इस वक्त लाई गई है सामने और एक अहम डेवलपमेंट भी हम देख रहे हैं सिंध असम्बली के हवाले से। तो आपको नहीं लगता कि ये जो करारदाद बच्चों के लिए बनाई गई है, ऐसी ही कुछ करारदादें उन खवातीन के लिए भी होनी चाहिए जो बड़ी कसम पुरसी के साथ अपनी जिंदगी गुजार रही हैं और वो मजबूर हैं कि अपने, चाहे उनके बच्चे छोटे ही हैं पर उनको इस तरह की मजदूरी करने के लिए बाहर भेजें, उनके हवाले से आपको नहीं लगता कि कोई करारदाद होनी चाहिए? जी बिल्कुल, कई कौमी अखबारात ने अपने जुज़वी जो कॉलम हैं साथ उसके अजाफी कॉलम जो हैं उनके अंदर इस इशू को जो है बनाया है। मसलन मैंने जैसे कहा है कि चाइल्ड लेबर या घरों पे काम करने पे या दुकानों पे काम करने पे मजबूर क्यों हुआ जाता है। मैं एक आपको मिसाल देता हूँ कि 2 साल पहले एक बड़े हौलनाक वाकया हुआ था गुजरांवाला में कि एक बच्ची जो है उसको स्कूल से इसलिए निकाल दिया गया था कि वो फीस नहीं अदा कर पाती थी, तो उसकी वालदा ने परेशान होकर खुदकुशी कर ली थी और हमने उसका बच्ची का चारपाई के करीब बैठे हुए साउंड सुनाया था जब वो कहती है कि अम्मी आप एक दफा जिंदा हो जाए, मैं स्कूल जाने पे जिद नहीं करूंगी। अब इसके पीछे पूरी एक स्टोरी है, इसके पीछे पूरी एक स्टोरी है कि माएँ और बाप जब जिनके पास पैसे नहीं होते वो बच्चों को लेबर के लिए भेज देते हैं। तो ये सबसे बड़ी जो चीज है वो यही है कि हुकूमत जो है वो ये जिम्मेदारी पूरी करे कि पहले कहा गया था कि बच्चों को स्कूलों में भेजें, उनके वालिदैन को खर्चा हम देंगे, और ये कितनी सब्सिडी और कितने बजट लिए गए थे वो सारे इदारे वो पॉलिसियां गुमनामी में चली गई हैं। तो ये बहुत बड़ा आलमिया है जिसको सबको इस इशू को उठाना चाहिए। आप अनवर साहब पांच बच्चों के साथ कर रहे थे कि सिंध असेंबली में इस तरह की करारदाद पेश हुई है जिसके ऊपर भी हमने आपसे डिस्कशन की थी और आपने काफी अच्छी जो है वो बातचीत की थी। अगला इदारिया क्या कह रहा है?
देखिए इदारियों तो बहुत सारे हैं, जी, जी। मसलन मैं एक जो उसके साथ जो एडिटोरियल पेजेस पे बड़े अच्छे कॉलम भी शाये होते हैं, कॉलम, शजरा, इदारिया, डिफरेंट चीजें हैं। जी, जी, जी। तो कॉलम जो है बीबीसी में बीबीसी के कॉरेस्पॉन्डेंट थे रजा अली आबिदी, जो वहाँ पे प्रोग्राम करते थे, सॉरी, तो वो जंग में कॉलम लिखते हैं और उन्होंने एक बड़ी अच्छे लाइट सा एक मौजू लिया है, और शेर शाह सूरी ने सड़क नहीं बनाई थी, ये एक सवालिया निशान है। अब उसने एक शेर शाह सूरी एक हुक्मरान था जो कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान और कलकत्ता तक जाया करता था, जो उस वक्त पाकिस्तान नहीं था, तो वो सड़कें बनाते थे। तो अब उन्होंने जो शेर शाह सूरी है उसने सिर्फ 5 साल के अरसे में अफगानिस्तान तक एक इतनी बड़ी सड़क बनाई थी, और उस सड़क वो सिर्फ सड़क नहीं थी, सड़क के साथ उन्होंने तमाम फलाही मंसूबे, मसलन सराय कायम की, तिजारती मराकज कायम किए, इबादत गाहें कायम की, और खाली ज़मीनें लोगों को अलाट करता गया ताकि शहर आबाद होते जाएं। तो वो पूरी एक स्टेट और पूरा एक फलाही मनसूबा लेके उसने सिर्फ 5 साल में हज़ारों किलोमीटर सड़क जो है वो बनाई थी। तो इसने रजा अली आबिदी ने ये मौजूदा हुक्मरानों को ये एक मैसेज दिया है कि सिर्फ सड़क नहीं बनाई जाती, वो किस तरह तरक्की को फैलाती है बड़े शहरों से गांव की तरफ, इसको मद्देनजर रखना चाहिए। मैं मुख्तसर से बताऊंगा कि रजा अली आबिदी की अपनी एक खूबसूरत हिस्ट्री है कि उन्होंने जर्नैली सड़क के नाम से बीबीसी पे एक सीरीज शुरू की थी, इसी सड़क को लेके उन्होंने बताया था। और दरिया सिंध के साथ साथ उन्होंने एक प्रोग्राम 3 साल तक किया था जिसका नाम था शेर दरिया, उसने तहजीब और तरक्की को लेके बताया था। तो ये एक बड़ा खूबसूरत मैसेज उन्होंने आज अपने कॉलम में रजा अली आबिदी ने दिया है, जो कि पढ़ने के काबिल है। खूबसूरत किस्म का मैसेज दिया गया है कि शेर शाह सूरी ने सिर्फ सड़क नहीं बनाई थी बल्कि प्लान भी दिया था कि किस तरह इम्प्लीमेंट किया जाए। और जब भी सड़क की बात आती है तो मुझे सिंध की अबतर हालत, सिंध की अबतर सड़कें याद आ जाती हैं, खास करके जब हम इंटीरियर सिंध में सफर कर रहे हो तो बड़ी मुश्किल होती है। और फिर हम ये देखते हैं कि कराची से कश्मीर तक सिंध हुकूमत ने किया क्या। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ अनवार हाशमी मौजूद थे जो कि इदारियों पे बात कर रहे थे। और जब भी आपने अभी सड़कों की बात की है तो मैं देख रही थी कि लाहौर की अगर सड़कों की बात की जाए तो लाहौर तो बिल्कुल पेरिस की शक्ल इख्तियार कर चुका है। और आज बड़े अहम जो इदारे थे वो ज़ेर बहस आए, जिसमें हमने डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से भी बातचीत की। और एक अच्छी खबर यहाँ पर तो नहीं मैं कहूंगी, लेकिन एक खबर जो सामने आ रही है इस वक्त वो ये कि जिन 7 ममालिक के नाम शामिल किए गए हैं जिनको अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है ट्रंप की जानिब से, तो उनमें पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि हम पहले पूरा जायजा लेंगे प्रॉपर्ली और उसके बाद हम देखेंगे कि पाकिस्तान या सऊदी अरब का नाम भी इसमें शामिल करना है या नहीं। अगर वो ऐसा करेंगे तो बैनुल अक़वामी दुनिया से उनको तनकीद का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने पीस ब्रिज का किरदार अदा किया हुआ, ये बात उनके भी जहनों में। खैर आगे बढ़ते हैं और टॉप न्यूज स्टोरीज आपको बताते हैं कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जमात भारतीय जनता पार्टी को नामालूम जराए से 21 अरब 25 करोड़ रुपए हासिल हुए। कहा जा रहा है कि रकम काले धन से आई थी। सियासी जमातों की आमदनी के हवाले से दिल्ली के थिंक टैंक एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक गुज़श्ता 11 बरस में सियासी जमातों को नामालूम जराए से 78 अरब 33 करोड़ रुपए मिले, जिनकी मालूम आमदनी सिर्फ 18 अरब 35 करोड़ रुपए थी। बीजेपी को नामालूम जराए से 21 अरब 25 करोड़ रुपए मिले और ओपोजिशन जमात कांग्रेस को 33 अरब 23 करोड़ की रकम मिली। रिपोर्ट में 2004 से 2015 तक की आमदनी का जिक्र किया गया है, जबकि दीगर कौमी और इलाकाई सियासी जमातों को 20 अरब रुपए मिले, जिनके जराए नामालूम रहे। भारतीय सियासत पर अंडरवर्ल्ड से ताल्लुकात के इल्जामात सामने आते रहे हैं, लेकिन थिंक टैंक की रिपोर्ट से ये इल्जामात हकीकत मालूम होते हैं। और नजर डालते हैं मजीद कुछ आलमी खबरों पर, जिनमें सबसे पहले आपको बताएं कि कुवैत में हुक्मरान शाही खानदान के एक शहजादे समेत 7 मुजरिमान को फांसी की सजा सुना दी गई। सजा पाने वालों में एक कुवैती खातून भी शामिल है। कुवैत में 2013 के बाद पहली बार फांसी की सजा सुनाई गई। शाही खानदान के शहजादे फैसल अब्दुल्ला अल जब्बार अल सबा को कत्ल और गैर कानूनी असलहा रखने के जुर्म में सजा सुनाई गई। कुवैती खातून भी शामिल है जिन्हें शादी की तकरीब में खैमे को आग लगाने के जुर्म में सजा सुनाई गई। कुवैत में जो है 2013 के बाद फांसियों का ये सिलसिला दोबारा से शुरू हुआ है।
और अब बात कर लेते हैं जनूबी अमरीकी मुल्क चिली का वस्ती इलाका, जहां जंगलात आग के शोलों में लिपटे हुए हैं। आप आज की स्क्रीन पर ये मनाजिर भी देख सकते हैं। तारीख की बदतरीन आग से 5 लाख से ज्यादा एकड़ के जंगलात जलकर राख हो गए। 1 हफ्ते से ज्यादा अरसे से लगी आग से जानी नुकसान भी हो रहा है, जबकि हजारों घर तबाह हो गए हैं। 4000 अफराद महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिए गए हैं। और चिली के जंगलात में ही हमेशा इतनी आग क्यों लगती है, मुझे समझ में नहीं आता। अभी लाहौर को हम पेरिस से मिला रहे थे, तो जनाब पेरिस की ही बात कर लेते हैं। खुशबू के शहर पेरिस फैशन वीक की रंगीनियां जारी हैं, जहां फैशन के दिलदादा जोश व खरोश से शिरकत कर रहे हैं। फैशन वीक में नए नए डिजाइन को अपनी सलाहियतें दिखाने का मौका मिल रहा है डिजाइनर्स को। मारूफ मलबूसात कंपनी वॉल्टेनो के कई डिजाइन ने रवा हफ्ते जारी फैशन शो में डेब्यू भी दिया। मॉडल्स ने मौसम बहार और मौसम गर्मा के मलबूसात पहने रैंप पर वॉक की, जिसे शुरका ने खूब सराहा। तो जनाब आज हमारा मौजू भी मॉडल, जीरो साइज और फैशन ही है। क्या बात है जी, उधर पेरिस में फैशन हो रहा है, उधर हमने यहाँ पे थीम रखी है कि जीरो साइज बड़ा जरूरी है, ये आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है या जीरो साइज होना चाहिए। इसके ऊपर आज हम गुड मॉर्निंग आज में डिस्कशन करेंगे। मॉडल्स होंगी हमारे साथ और सुनवाएंगे आपको कि उनकी क्या राय है। बिल्कुल, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, जिसके बाद मिलेंगे गजाला से, जिन्होंने योगा से खुद को फिट रखा है। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और आज की बहुत बातें हो रही हैं, तो आज की तारीख भी आपको बताएं। आज के दिन यानी 27 जनवरी को 1983 में दुनिया की तवील तरीन जेरे आब रेलवे सुरंग का इफ्तिताह किया गया था। समंदर के अंदर से गुजरती दुनिया की तवील तरीन रेलवे सुरंग जापान के 2 जजीरों होन्शू और होक्काइडो को मिलाती है। इस सुरंग की लंबाई 53.85 किलोमीटर है। ये सुरंग तवील होने के साथ दुनिया की गहरी तरीन सुरंग भी है। इस सुरंग की तामीर का काम 1971 में शुरू हुआ, जो 1988 में मुकम्मल हुआ। जेरे आब रेलवे मंसूबे पर $3.6 अरब की लागत आई। इस रेलवे टनल से एक दिन में तकरीबन 50 ट्रेनें सफर करती हैं। और आपने देखा कि कितना जबरदस्त ये रेलवे टनल है और कितनी सारी ट्रेन जो है यहाँ से सफर करती हैं। दैट्स अ गुड थिंग। आई विश कि ये पाकिस्तान में भी होता। और सबा मैं ये देख रही थी कि किस तरह से ये बनाई गई होगी समंदर के अंदर, और बड़ी अजीबोगरीब सी ये सुरंग नजर आ रही थी, खौफनाक भी थी। लेकिन देखें दुनिया कहाँ कहाँ पहुंच गई है, कितनी कितनी तरक्कियां कर ली हैं। चलें जनाब आगे बढ़ते हैं और कुछ बात करते हैं खाने पीने की। तो झटपट खाना बनाना है, वो भी मजेदार, तो देखते हैं रैपिड रेसिपी।
आज का हमारा टॉपिक भी जीरो साइज है, तो साथ साथ खाने की पीने की चीजें भी जो है वो ऐसी बन रही हैं जो आपकी फिटनेस के लिए, आपकी डाइट के लिए बड़ी जबरदस्त हैं। और हम देख रहे थे कि सारी ग्रीन सब्जियां जो है वो इसमें डाली थी, बड़ी मजेदार लग रही थी। क्रीमी जो है देख के मुझे ना सैलेड, मुझे अब्बू याद आ गया, मेरे अब्बू खाते हैं इस तरीके से। अच्छा चले जनाब, बहुत से घरों में ये सब चीजें यूज होती हैं और उम्मीद करते हैं कि अगर आप लोग खाएंगे तो आपकी डाइट बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगी। खैर शो में यहाँ वक्त है ब्रेक का, जिसके बाद मिलेंगे। खवातीन को फिट एंड स्लिम बनाने वाली जिम इंस्ट्रक्टर डॉक्टर मुबशरा से वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और गुड मॉर्निंग आज में आज बात हो रही है फिट रहने की, जीरो साइज की, कैसे आप अपने अच्छे वाले साइज को मेंटेन करके रख सकते हैं। लेकिन आपको फिक्र पड़ जाती है कि आपको जीरो साइज होना है क्योंकि आपके फेवरेट एक्ट्रेसेस और एक्टर्स जो है वो जीरो साइज होते हैं, तो आपको लगता है कि नहीं यार वही आपके रोल मॉडल हैं और जो जीरो साइज है वही फिट है, बाकी जो है वो फारिग है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिट रहने के लिए पता नहीं खवातीन क्या क्या करती हैं, कभी किसी जो है वो इंस्ट्रक्टर के पास जाती हैं, कभी किसी डाइटिशियन के पास जाती हैं। तो मेरे ख्याल में आज जो हमारा मैसेज है वो भी यही है कि इस हवाले से जो डाइटिशियन है वो क्या कह रही है ना, आप बताएंगी। बिल्कुल जनाब, लोग इतनी जतन करते हैं जीरो साइज के लिए और क्या क्या कुछ नहीं करते। समटाइम्स पानी में लीमू डाल के, कभी गर्म पानी तो कभी कुछ, इस तरह के इतने टोटके हैं जो खवातीन इस्तेमाल करती है। तो मुझे हैरत होती है कि उसके बावजूद भी उन पर कुछ असर नहीं होता। लेकिन हम आज आपको एक ऐसी लड़की से मिलवाने जा रहे हैं जिनका नाम है गजाला, और वो एक ऐसी खातून है जिन्होंने खुद को फिट रखने के लिए जिम किया है, योगा किया है, और किस तरह अपने आप को फिट रखती है, आइए उनसे बात करके देखते हैं। योगा से रिलेटेड हूँ पिछले 15 साल से, और सिखाना शुरू किया तकरीबन 10 साल पहले। मुझे ये लगा जब मैं खुद ये चीज़ें कर रही थी और मेरे अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आई, बहुत अच्छी मुस्बत चेंजेस आई, तो मुझे ये लगा कि मुझे दूसरे लोगों को भी सिखाना चाहिए। बल्कि बहुत सारे लोगों ने मुझे चेंज देखा और कहा कि जो तुम कर रही हो वो हमें भी सिखाओ। क्योंकि शादी से पहले जिस तरह होता है कि आप बड़े अब कॉन्शियस होते हैं अपनी हेल्थ के बारे में, अपने वेट के बारे में बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, और फिर बाद में जब बच्चे होते हैं थोड़ा वेट आपका बढ़ जाता है, थोड़े से इनसिक्योर हो जाते हैं कि आप उतने अब अच्छे नहीं लगते जिस तरह पहले अच्छे लगते थे। तो शायद लोग आपको बोल बोल के कॉन्शियस कर देते हैं कि अब तुम पहले जैसी नहीं रही, तुम मोटी हो गई हो, तुम पतली नहीं हो सकती, तुम अब ऐसी रह जाओगी, तुम अपनी एज से बड़ी लगने लगी हो। लोगों के ओपिनियन से हम अपने आप को जज करना शुरू कर देते हैं। फिजिकल फिटनेस ऑब्वियसली आपको ये लगता है कि आप जब तक आपकी टमी बिल्कुल फ्लैट ना हो और आपकी हाइट के हिसाब से आपका वजन ना हो तो आप खूबसूरत नहीं लग सकते। ऐसा नहीं है, क्योंकि कई लोग बाय बर्थ या ये समझ लें जेनेटिकली भी थोड़े ब्रॉड होते हैं, तो वो जितने भी वेट कम कर लें वो कई दफ़ा स्लिम लगते नहीं है। असल चीज़ क्या है कि आप खुश रहें, आपकी माइंड आपका रिलैक्स रहे, स्ट्रेस फ्री रहे, आपकी बॉडी डिजीज फ्री रहे, बीमारियों से बचें आप। क्योंकि आप देखिए अगर आप सुपर फिट है, बहुत स्लिम है, लेकिन खुदा न खासा अगर आपके गुर्दे खराब हैं, तो क्या आप अपनी फिजिकल फिटनेस आपको खुशी दे सकती है? बिल्कुल भी नहीं। और अगर कई दफा बहुत दुबले पतले लोग होते हैं लेकिन उनको हार्ट का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है और वो एक्सरसाइज कर ही नहीं पाते, तो आप मॉडरेट खाएं, हेल्दी खाएं, आप टाइम पे सोएं। असल चीज क्या है? स्ट्रेस की वजह से अक्सर लोग इमोशनल ईटिंग करते हैं, और वो जो ओवर ईटिंग होती है वो आपकी बॉडी में फैट को स्टोर करती है और उसकी वजह से आपका वेट बढ़ता है। योगा में जब मुझे मेडिटेशन में रिलैक्सेशन मिला तो फिर मुझे एक और चीज भी समझ में आई कि मेरे पास सिर्फ एक ही जिंदगी है और उसको मुझे एंजॉय भी करना है। तो मैं अपने ऊपर वो सारी चीजें बंद भी क्यों करूं जो मुझे पसंद है? मुझे तो खानी है, मुझे क्वांटिटी पे गौर करना है, मुझे ओवर ईटिंग नहीं करनी है। जैसे आप खाने को टच करते हैं आपके माइंड को एक मैसेज मिलता है कि मैंने मुंह में डालना है। अब जब मैंने हाथ लगाया तो इसको मुंह में डालने के चक्कर में मैं जो मुंह में है जल्दी जल्दी खाऊंगी। अब मैं जल्दी जल्दी जो खा रही हूँ मोटा मोटा चबाया, जब मोटा चबाया तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा, वो देर से डाइजेस्ट होगा। जितनी देर वो खाना पड़ा रहेगा आपको मोटा करेगा। तो इसका मतलब है जब खाना खाएं तो सुकून से खाएं, खामोशी से खाएं। इस्लाम में भी है ना कि खाने खाते हुए सलाम का भी जवाब ना दें, वो इसीलिए है ताकि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से जो आपके माइंड को, ब्रेन को मैसेज आता है कि यू आर फुल, खाना बंद कर दो, तो आप कम खाएंगे। क्योंकि जब भी आप खामोशी से खाएंगे आप खुद गौर करेगा, आप उस क्वांटिटी से आधा खाएंगे जो आप रोज खाते हैं। क्या जरूरी है, लोगों का ओपिनियन या आपकी फ्यूचर?
आपने आयरन नहीं ले रहे, ठीक है, क्योंकि आप मीट नहीं खा रहे, तो क्या होगा, आप में रेड सेल्स बनना बंद हो जाएंगे, आपकी एनर्जी जीरो होना, डार्क सर्कल्स हो जाएंगे, पिगमेंटेशन शुरू हो जाएगी, आपकी स्किन खराब होना शुरू हो जाएगी। आप प्रोटीन नहीं खा रहे कि जी आपने वेट कम करना है, आपके बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे। आप मुझे बताएं, बहुत स्लिम सी बॉडी है, मुंह दानों से भरा हुआ है, डार्क सर्कल बने हुए हैं, सर पे बाल नहीं है, हड्डियां दुख रही हैं, तो आप क्या प्रेफर करेंगे ऐसी बॉडी को? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपका BMI जो आपका हल्की सी फैट की लेयर है आपकी बॉडी में, वो रहनी चाहिए, वो आपकी हेल्थ के लिए जरूरी है, क्योंकि फैट में आपकी एनर्जी स्टोर होती है। अगर आप बिल्कुल फैट खत्म कर देंगे, इसका मतलब आप में एनर्जी भी नहीं रहेगी। इसीलिए जो लोग अनहेल्दी लाइफस्टाइल में एकदम से ड्रास्टिक वेट लूज करते हैं, उनको अक्सर हार्ट का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। मुझे ये लगता है कि अगर आप ये सोच के कर रहे हैं कि मुझे एक्सरसाइज करनी है, तो फिर उस माइंड के साथ जो आपको एक्सरसाइज करनी है वो ज्यादा काम करती है। लेकिन जो अक्सर औरतें क्या करती हैं, ये सोच के मैं तो घर में सारा दिन काम करती हूँ, तो वो आपके एक्सरसाइज में काउंट नहीं होता। आपका माइंड और बॉडी कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। आप इस सोच के साथ जब एक्सरसाइज करते हैं ना कि मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, तो आपका माइंड आपकी बॉडी में वही केमिकल रिलीज करता है और आपका वेट जल्दी कम होता है। लेकिन अगर आप कामों में लगे हुए हैं, आप बर्तन भी धो रहे हैं, कपड़े भी धो रहे हैं, सफाइयां भी कर रहे हैं, लेकिन आपका दिमाग तो काम में है, ये सोच में नहीं है कि आप वजन कम कर रही हैं, तो एक्सरसाइज में काउंट नहीं होता। कितनी खूबसूरत बातें कर रही थी गजाला, और मैं तो इनकी बातों से इतनी इंस्पायर्ड हुई हूँ कि मुझे अच्छा लगा इनकी बातें सुन के कि किस तरह से वो कह रही थी कि सेटिस्फेक्शन, इनर सेटिस्फेक्शन होना बहुत जरूरी है। आप मोटे हो चाहे पतले हो, पर अगर आप सेटिस्फाइड हो कि आप जैसे हो वैसे बिल्कुल परफेक्ट हो, तो लोगों की बातों में अगर आप नहीं जा रहे, तो ये सबसे बेस्ट चीज है। और एक और चीज उन्होंने कही सबा, वो कह रही थी कि जब शख्स स्ट्रेस में होता है तो शायद वो ज्यादा खाना खाता है। मैंने अक्सर लोगों से सुना था कि जब आप स्ट्रेस में होते हो तो आप कम खाना खाते हो। मुझे बड़ी खुशी हुई कि कोई मेरे जैसा भी है। चलें जी, अच्छी बात है, आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। और एक अच्छी बात मैं उन्हीं की कोट करूंगी जिन्होंने कहा कि आपकी बॉडी में फैट का स्टोर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो एनर्जी स्टोर करता है। अगर सारा फैट जो है वो आप लूज कर देंगे तो फिर एनर्जी स्टोर नहीं होगी। और इसी सारे सिनेरियो पे जो है हमारे साथ इस वक्त बड़ी एक खूबसूरत सी मॉडल भी मौजूद है स्टूडियो में, और बड़ी फेमस मॉडल है कोमल राजपूत, और इनसे मालूम करते हैं कि उन्होंने जीरो साइज को मेंटेन कैसे किया है। कोमल, वेलकम टू गुड मॉर्निंग। थैंक यू। कैसी हैं आप कोमल? माशाल्लाह खूबसूरत तो बहुत है, और हालचाल भी आपके दुरुस्त लग रहे हैं। तो ये मेंटेन किस तरह से किया आपने अपने आप को? ज़्यादा कुछ तो नहीं, बस एक एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए, जो कि आपको भी मालूम है कि एक्सरसाइज तो बहुत ज़रूरत है इंसान की, क्योंकि इंसान उसी से फिट रहता है। और सेकंड यूनिट डाइट होती है कि आप अपना डाइट प्रॉपर रखें और अच्छा रखें, डेफिनेटली आप बिल्कुल फिट रहेंगे। अच्छा, डेफिनेटली आप ये कह रही हैं कि मुश्किल होता है। हम यूजुअली देख रहे होते हैं कि मॉडल्स को जीरो साइज रखना ज़रूरी होता है, और ये उनके काम की नीड होती है। लेकिन आपसे मुतासिर होके, या आप जैसी कई बड़ी मॉडल से मुतासिर होके, जो हमारी जो कॉलेज की, स्कूल की, या हम लोग जितने भी सारे हैं, हम सबको बड़ा क्रेज होता है। उन लड़कियों को क्या एडवाइस करेंगी जिनका पेशा मॉडलिंग भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो जीरो साइज करना चाहती हैं, वो उनको सूट करे नहीं करे? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन पे जीरो साइज भी सूट नहीं करता है, तो उनको क्या एडवाइस करना चाहिए? नहीं, खूबसूरत दिखना तो खैर सबका हक है कि वो खूबसूरत दिखें। अगर वो फिट रहना चाहते हैं तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि फिट दिखना मतलब आपको खूबसूरत दिखाता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप घर के हैं या आप कोई काम नहीं करते हो, आप प्रोफेशनली बाहर नहीं जाते हो, तो कि आप फिट नहीं रहो। तो फिट रहना तो इट्स गुड, और सबको रहना भी चाहिए। आई थिंक फिट रहना इज गुड, बट वी आर टॉकिंग अबाउट जीरो साइज। जीरो साइज इज अनदर थिंग, जो कि हर लड़की नहीं रख सकती या हर लड़की का नहीं होता। मैंने पूछा था कि उसको आप क्या एडवाइस करना चाहेंगी, जो मॉडलिंग नहीं करते, जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं है, उसको क्या एडवाइस करना चाहेंगी उन तमाम लड़कियों को जो कि मिलती हैं तो एक ही जगह बात ही हो रही होती कि यार वेट हमने कैसे लूज करना है, यार तुम क्या खाती हो? वो उन लोगों को क्या सारा एडवाइस करना चाहिए? वेट लूज करना, अगेन बात वहीं आ जाती है कि अपने आप को फिट रखना। तो जीरो साइज तो खैर आप वाली बात है कि जरूरी नहीं है कि हर किसी पर सूट कर रहे हो सकता है किसी पर सूट करता है, किसी पर नहीं करता। तो आप सबसे पहले ये नोट करें कि आप किस तरह खूबसूरत दिखते हो, आप किस तरह अच्छे लग रहे हो। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप पहले अपने आप को चेक कीजिए कि सबसे मेन चीज होता है कि अगर आप डाइट कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, तो आप किसी एक्सपर्ट से कंसर्न करें। उसके अलावा अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं खुद से कोई इस तरह कर लूँ, तो कुछ डाइट्स के भी साइड इफेक्ट्स होते हैं जो लड़कियों के फेसेस पे, मतलब मेल फीमेल दोनों के चेहरों पर भी नुमाया होना शुरू हो जाते हैं। सही। तो एक्सपर्ट्स का होना जरूरी है। ये बताएं कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में खास तौर पर फिट रहना कितनी डिमांड है, आप लोगों के ऊपर कितना इस चीज का प्रेशर होता है? बिकॉज हम आइडियलाइज करते हैं उन मॉडल्स को जो रैम्प करती हैं, जो स्क्रीन पर काम कर रही होती हैं, कि वो किस तरह से अपने आप को स्लिम एंड स्मार्ट रखती हैं। तो ये प्रेशर आपको डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स की तरफ से भी होता है? नहीं, इतना प्रेशराइज तो नहीं होता है हम लोग, लेकिन एक नीड है हमारी इंडस्ट्री की, ये नीड है। अगर मतलब आप
जैसे डिजाइनर्स ड्रेसेस पहने, अगर आपका साइज वैसा नहीं है तो डेफिनेटली आप प्यारे नहीं लगोगे, आपको ड्रेस नहीं दे सकते। तो बस यही होता है कि आपकी नीड है, प्रेशराइज इसमें कुछ भी नहीं है, ये आपकी जरूरत है। जैसे हर प्रोफेशन की एक अपनी नीड होती है, तो हमारे प्रोफेशन में आपको पता है फिट दिखना एक नीड है, तो बस दैट्स इट। अच्छा कोमल, आप मॉडलिंग भी करती हैं, एक्टिंग भी करती हैं और माशाल्लाह से आपका अपना बिजनेस भी है। ये बताएं कौन सी फील्ड आपको मज़ेदार लगती है? क्योंकि मॉडलिंग की जो फील्ड है, मैं भी मॉडल रह चुकी हूँ, तो मुझे पता है कि आपको हर टाइम डिज़ाइनर, अगर आपको अच्छा बड़ा डिज़ाइनर चाहिए तो वो आपको 0 साइज़ पे ही कपड़े देगा। तो आपको कौन सी वाली फील्ड जो है बेहतर लगती है कि यार मैं ये मॉडलिंग में जो है बड़ा प्रेशर होता है कि नहीं, ज़रा सा भी अगर मेरा वेट बढ़ा तो मुझे कपड़े नहीं मिलेंगे, तो वही प्रेशर वाली बात पूछूंगी। और दूसरा, कौन सी फील्ड में अब आप कंटिन्यू करेंगी, कौन सी फील्ड आपको अच्छी लगती है? दोनों काम, एक मेरा प्रोफेशन है, दूसरा मेरा शौक है, तो दोनों को मैं कंटिन्यू रखूंगी और कोशिश करूंगी कि साथ लेके चलूं। बट ये कि ज्यादा मजा मुझे इसी फील्ड में आता है, लाइक मॉडलिंग, एक्टिंग, यही मेरा फेवरेट है। और 0 साइज अगेन नीड है हमारे इंडस्ट्री की, इसके बिना तो हमारा गुजारा ही नहीं है। कोमल ये बताएं कि आप वैसे भी स्लिम एंड स्मार्ट दिख रही हैं, तो ये नेचुरली भी आप इतनी थी या कुछ एफर्ट आपको एक्स्ट्रा इसके लिए करनी भी पड़ी है? लिटिल बिट, किसी भी काम के लिए आपको थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब ये भी नहीं है कि मैं बोलूँ कि मैं सब कुछ खाती हूँ और मैं फिट रहती हूँ, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा आपको ख्याल रखना पड़ता है, थोड़ा सा अपना टेक केयर करना पड़ता है। लाइक बहुत हैवी नहीं खा सकते, उतना मतलब बिना ब्रेक के आप ये कि खाते रहें ऐसा नहीं है, बस थोड़ा सा एहतियात करते हैं, डाइट थोड़ी सेट रखते हैं, दैट्स इट। एक्सरसाइजेज हैं जो आपको जरूरी हैं। अच्छा कोमल, आप कह रही हैं एक्सरसाइजेस वगैरह बहुत जरूरी होती हैं, फिट रहना हमारी मॉडलिंग इंडस्ट्री की नीड है। अच्छा, कुछ मॉडल्स ऐसी भी होती हैं, आप तो काम करती हैं, आपको आइडिया होगा कि बड़ा थोड़ा सा जो है ना फैटी होती हैं, और जब उनको पता लगता है कि नहीं जी ये तो मॉडलिंग के लिए हमें वेट लूज करना है, तो वो काफ़ी सारी आर्टिफिशियल चीज़ें भी कर रही होती हैं, इंजेक्शंस भी लगवा लेती हैं, सप्लीमेंट्स भी ले लेती हैं, तो वो कितना ज़्यादा खतरनाक हो जाता है? बहुत खतरनाक है। मतलब आजकल तो हर चीज़ आपको पता है कि न्यूज़ चैनल्स हर चीज़ आपको बता देते हैं, ये चीज़ें बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसके लिए बात वहीं आ जाती है कि आप सबसे बेहतर है कि आप अपने एक्सरसाइज या डॉक्टर किसी से कंसर्न करके आप वो काम कर रहे हैं, क्योंकि सप्लीमेंट्स आपको भी मालूम है इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, इट्स नॉट गुड फॉर योर स्किन, किसी चीज़ के लिए भी चीज़ें अच्छी नहीं है। और अगर आप वही नेचुरल चीज़ें यूज़ करें, लाइक डाइट में अगर आप अच्छी डाइट करते हो, इट्स गुड फॉर योर स्किन, इट्स गुड फॉर योर हेयर, इट्स गुड फॉर योर बॉडी, एवरीथिंग वो आपके लिए बहुत अच्छी है। सर्जरीज तक अब तो लोग करवा रहे हैं फिटनेस के लिए, इतना जुनून है लोगों के अंदर। लेकिन अच्छा, लोगों का आम परसेप्शन ये है कोमल, लोग समझते हैं कि जो मॉडल्स होती हैं, जो स्क्रीन पर लोग काम करते हैं, पता नहीं कितनी डाइट करती हैं, उबली हुई सब्जियां खाती हैं और खाना पीना उनका बिल्कुल बंद होता है, वॉक और एक्सरसाइज इतनी ज्यादा करती हैं कि उनकी हालत गैर हो जाती है। क्या ये परसेप्शन लोगों का आप ठीक कर सकती हैं कुछ ऐसी बात करके? नहीं, ऐसा तो खैर कुछ भी नहीं है कि हम बॉइल सब्जी खाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब कुछ खाते हैं, बिल्कुल लाइक जैसे नॉर्मल इंसान है हम भी बिल्कुल वैसे ही हैं और उन्हीं की तरह लाइफ को मतलब जीते हैं। सो बहुत जरूरी नहीं है कि बॉयल खाना है या कुछ इस तरह खाना है। बात वही आ जाती है कि आप अपनी बॉडी को सबसे पहले कस्टमाइज करें कि आपके प्रॉब्लम्स क्या हैं, मतलब किस वजह से आप वेट गेन करते हो। अगर जैसे वेट की बात हो रही है, 0 साइज की बात हो रही है, तो हमें सबसे पहले रीजन पता होना चाहिए कि हमारे बहुत जबरदस्त पॉइंट है कि बॉडी वेट गेन करती क्यों है। क्योंकि अब हम ये बोलें कि लाइक आप इस तरह कुछ खाते हो और आप इस तरह फिट हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। कुछ चीजें आपको सूट करती हैं, कुछ मुझे करेंगी, कुछ आपको करेंगी। ये नहीं होता कि मतलब जो आपने किया वही है, लेकिन ये कि आप कस्टमाइज करें, अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें, उसको निकालने की कोशिश करें कि रीजंस क्या है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे टेस्ट आजकल आ चुके हैं जो हो रहे हैं पाकिस्तान में, और आपको पता चलता है कि आपकी बॉडी किस वजह से वेट गेन कर रही है। तो डेफिनेटली जहाँ गेन होता है वहाँ लूज होने का भी ऑप्शन होता है। तो बस आप पहले अपने आप को किसी अच्छे डॉक्टर, जिमिंग, किसी से भी आप एडवाइस लें, उसके बाद आप कोई भी काम करें। अगर आप डाइट भी कर रहे हो तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद करें, एक्सरसाइजेस भी कर रहे हैं तो अपने जिम वगैरह से पूछ कर इस तरह करें। अच्छा कोमल, जब आप रैम्स करती थी या मॉडलिंग करती थी तो उस टाइम पे, क्योंकि एक मॉडल तो ऑलरेडी वो स्किनी होती है और अगर वो 10-12 चक्कर रैम्प पे पहले जो प्री रैम्प जो प्रैक्टिस हो रही होती है उसके पर लगा लेते हैं, उसके बाद फिर हम देख रहे होते हैं कि जूस की जरूरत पड़ रही होती है, बड़ी थकन हो रही होती है कि यार शो तो बाद में शुरू होगा, पूरा दिन तो हम थक गए। तो उसके लिए फिर आप क्या करती हैं कि क्या किस तरीके से एनर्जी को मेंटेन करती हैं? मैं तो चॉकलेट खा लेती थी। नहीं खैर, मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि एनर्जी लूज हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। यूजुअली ओवरऑल में बात कर रही हूँ। हाँ, मतलब लाइक होता है, बहुत सारे लोगों को होता है जिनको थोड़ा सा भी लाइक वॉक करेंगे थक जाएंगे, सांस लेंगे, लेकिन जब आप उस चीज के यूज्ड हो जाते हो ना, फिर आपको इतना फील नहीं होता कि मुझे किसी चीज की नीड है। अच्छा, यही चीज मैं अभी बात कर रही थी और उन्होंने भी ये बात कही थी कि जब आप स्ट्रेस में होते हो तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत खाते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल खाना पीना छोड़ देते हैं। आपको अगर कभी स्ट्रेस होती है
तो फिर आप क्या करती हैं? नहीं, मेरी भूख खत्म हो जाती है। भूख खत्म हो जाती है। टेंशन में आके ये भी एक फिटनेस का राज है जनाब। डेफिनेटली टेंशन में आके तो किसी को भी, मुझे तो खैर बिल्कुल भूख नहीं लगती। हाँ, मैंने ये सुना है कि लोगों को बहुत भूख लगना शुरू हो जाती है जब वो टेंशन में होते हैं, अदरवाइज मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगती है। मुझे लगता है फिर मेरे टेंशन में क्या फीलिंग्स हो रही होती हैं आपकी? टेंशन में भूख नहीं लगती है तो गुस्सा आता है फिर, क्योंकि मॉडल्स को ज्यादा गुस्सा आता है, मैंने ये नोटिस किया है, नहीं, चीजें उठा के फेंकना शुरू हो जाती है, ऐसा कुछ तो नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छा। बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता, मैं बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं हूँ, बहुत काम हूँ, चीज मतलब अंडरस्टैंड करती हूँ सिचुएशन को, उसके बाद कोई रिएक्ट करती हूँ, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं। सही। अच्छा, ये बताएं कि आपके साथ और भी बहुत सी मॉडल्स हैं, कोई ऐसा केस आपके सामने आया हो जिन्होंने फिटनेस के लिए सप्लीमेंट्स लिए हों और बाकायदा तौर पर सर्जरीज कराई हों? मतलब ऑब्वियसली हम नाम मेंशन नहीं करना चाहेंगे, पर उससे साइड इफेक्ट्स क्या क्या हुए, कुछ आपके जहन में हो इस वक्त? डेफिनेटली कोई भी आप ऐसी चीज यूज कर रहे हो जिसके साइड इफेक्ट्स हैं तो कुछ टाइम बाद नजर आने लगते हैं। शुरू में तो बहुत आपको अच्छा लग रहा होता है कि यार आई एम लुकिंग परफेक्ट, आई एम लुक गुड, लेकिन कुछ टाइम बाद आपके चेहरे से नुमाया होना शुरू हो जाता है कि आप कुछ चीजें आपने ऐसी यूज की हैं, आपकी बॉडी ढलना शुरू हो जाती है, लीन होना शुरू हो जाती है, डार्क सर्कल्स आ जाते हैं चेहरे से। मतलब चेहरा एक वो वाहिद चीज है जो आप जो भी यूज कर रहे हो आपका चेहरा बता देता है कुछ टाइम बाद के किस तरह आपने क्या यूज किया। अच्छा कोमल, आप जब पहली दफा रैंप पर वॉक करने जा रहे थे, आपको पता था कि आज मेरा पहला शो है, उस वक्त क्या फीलिंग्स थी? एक्साइटमेंट थी, थोड़ा सा एक्साइटेड थी, थोड़ा सा नर्वस भी थी। कॉमन सी बात है कि मतलब आप कुछ करने जा रहे हो, डेफिनेटली आप खैर थोड़ा सा नर्वस और एक्साइटमेंट दोनों थे। तो प्रॉपर हो गई थी वॉक? ये तो नहीं होता इधर उधर आपने देखना शुरू कर दिया कि मैं जो है वो कैसे वॉक कर रही हूँ? नहीं, एक बैड सीन हो गया था, मेरा शूज न्यू था और मुझे शूज बहुत जोर जोर से लग रहा था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हो गया था, ओके था। अच्छा कोमल, आखिर में हम चाहेंगे कि आप उन तमाम लड़कियों को, उन तमाम खवातीन को एक टिप दें कि फिट प्रॉपर किस तरह से रहा जा सकता है। जीरो साइज के पीछे तो नहीं भागना, ये तो बात बहुत तय है, लेकिन फिट रहने के लिए प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज क्या होनी चाहिए? अगेन द सेम सिनेरियो कि आपकी बॉडी क्यों वेट गेन कर रही है। मैंने इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी भी किया था। तो आप पहले आप उस चीज को, प्रॉब्लम को निकालें, उसको कस्टमाइज करें कि रीजन क्या है कि हम वेट गेन कर रहे हैं। और सेकेंडली कि अगर आपको डाइट करना है, नो डाउट आप डाइट करें, लेकिन अब ऐसा ना करें कि आपको डार्क सर्कल पड़ना शुरू हो जाए, आपको कमजोरी फील होना शुरू हो जाए। आप अपने किसी अच्छे डॉक्टर से कंसर्न करें, उसके बाद करें। और एक्सरसाइज भी लोग मैंने देखे जब करना शुरू हो जाते हैं तो आगे नहीं देखते, पीछे नहीं देखते और सिर्फ एक्सरसाइज करते हैं। नहीं, आप प्रॉपर उसको जिस वे में वो है ठीक है, तभी आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे। अदरवाइज आप जबरदस्ती कर लोगे तो तब भी कभी ऐसा नहीं होगा कि आप वेट लूज कर लो। ठीक है जी, हमारे साथ फेमस मॉडल और एक्ट्रेस मौजूद थी कोमल, जिन्होंने बड़ी अच्छी बातें की और उन्होंने जो है मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझाया कि अगर डाइट का प्लान हो या अगर आप जीरो साइज करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको सबसे पहले डॉक्टर से कंसर्न करने की जरूरत है। बहुत जरूरी है ये, आपको पता होना चाहिए कि आप मोटे क्यों हो रहे हो, और अगर ये बात आपको पता चल गई तो मेरा ख्याल है फिर सारी चीजें जो है वो इजीली सॉर्ट आउट हो जाती हैं। तो बात हो रही है जनाब स्लिमनेस और जीरो साइज की, तो इसमें सबसे बेसिक रोल होता है फिटनेस एक्सपर्ट का, जो आपका डाइट प्लान भी बनाती है और आपको मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस के जरिए स्लिम होने की टिप्स भी देती है। जी हाँ, गुड मॉर्निंग। आज की टीम ने फिटनेस एक्सपर्ट डॉक्टर मुबशरा खान से मुलाकात की और उनसे मालूम किया कि खवातीन आजकल जीरो साइज क्रेज किस हद तक बढ़ गया है और खवातीन स्लिम होने के लिए क्या कुछ करने को तैयार है। आइए आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कहा। मेन जो हमारे इश्यूज हैं कंसर्निंग अबाउट वेट लॉस और ओबेसिटी को लेके हमने ये काफ़ी प्लेटफॉर्म वाजे किया हुआ है। सो वाजे मीन्स लाइक ब्रॉटन अप। सो ब्रॉटन अप में जब हम वेलनेस का नाम करते हैं तो बेसिकली यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है लोगों का फॉर द वेट लॉस। नाउ वेट लॉस के साथ साथ आई वुड से कि 70 to 80% साइकोलॉजिकल इश्यूज साथ रहते हैं रिलेटेड टू दैट। उसके बाद आपका आता है जिस्म और उसके बाद आता है आपके ऑर्गेनाइजेशन। यानी अगर आप ऑर्गेनाइज नहीं है, अगर आप में सब्र पेशेंस नहीं है, तब आपको सारे मेडिकल इश्यूज अकर करते हैं ना। अगर देखा जाए कि अगर वेलनेस होती क्या चीज़ है तो वो उसको इस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं माइंड, बॉडी एंड सोल। अब अगर माइंड फ्रेश होगा, रिलैक्स होगा तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी उसको रिलेट करेगी, उसकी बॉडी फॉर्म अप होगी और उसकी बॉडी उसके साथ ही अपने आप को यानी सांचे में ढालेगी। अगर हमारी बॉडी अंडर लॉट ऑफ स्ट्रेस है और अगर हम अपनी बॉडी को ओवर यूज करते हैं, जैसे अगर आप ब्लेंडर चला रहे हैं, ब्लेंडर को भी आप ओवर यूज करेंगे तो मशीन तो जलेगी।
तो इसी तरीके से ह्यूमन फिनोमेना है कि आप कितनी देर तक उसको चलाएंगे, और जितनी देर तक नॉन स्टॉप रन करेंगे तो मशीन तो जलेगी। तो इसी तरीके से अगर आप देखा जाए साइकोलॉजिकली वे, तो विमेन उस एरा से अब निकल चुकी हैं। आप अपने बारे में अवेयर हैं, अपने बारे में कॉन्शियस हैं कि मुझे वजन लूज करना है सो एंड सो को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं, अपने आप के लिए, अपनी फैमिली के लिए। क्योंकि बीइंग अ वुमन या बीइंग अ मेल एक दो फर्स्ट पिलर्स होते हैं जो आप फैमिली को लेके चलते हैं। अगर दो पिलर्स ही हमारी खोखली हो जाएंगी तो द होल कॉन्सेप्ट ऑफ द ह्यूमन एरा, आई वुड से कि हमारी बिल्डिंग ही कोलैप्स होगी। तो ये बहुत एक फाइनर थिंग है कि आप किस तरीके से अपने आप को ब्रशन अप करो, अपने आप को ओबेसिटी से निकाल के फिटनेस लेवल पे लाओ, और फिटनेस लेवल पे जो भी आपका क्राइटेरिया फर्स्ट टारगेट है आप उस पर अचीव करें। साइज 0 का अगर कॉन्सेप्ट है या अगर थिन होने का कॉन्सेप्ट है, पहले तो मैंने कहा कि अपने आप को देखें कि आप कितनी हद तक जा सकती हैं। कोई भी चीज ओवरडू करें तो ये आपका, आई वुड से कि पूरे जो सिस्टम आपका जो चल रहा है निज़ाम, ये पूरा कोलैप्स होगा। क्योंकि इवन अगर आप एक स्टैग्नेंट वेट की बात करते हैं, जैसे साइज 0 हो गई या साइज 8 हो गई या साइज 6 होगी, छोटा टारगेट रखें, ठीक है। जंप नहीं करें, हर चीज आपने स्टार्ट नहीं कर देनी। आई वुड से कि जो चीज मैगजीन्स मीडिया जो दिखाता है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग है। वो आपको ये बता रहा है कि आप मोटे हो, आप अगली हो, आप अपने आप को मिरर में देखो, ये आइकॉन है, ये मॉडल है, आपका रुझान इस तरह होना चाहिए। तो साइज 0 का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए आप जैसे हैं, हेल्दी है, परफेक्ट है, और आप अपने आप से मोहब्बत करना सीखें। ये नहीं कि अपने आप को इस जगह पे लाके रखें कि आप इस माशरे में एक्सेप्ट ही नहीं है कि अगर आप साइज 0 ना। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है जिस पे हमें एक वर्क करना है। एंड आई वुड से कि आप लोगों का प्लेटफॉर्म अच्छा है कि जो आप ये चीजें अवेयरनेस पे लेकर आ रहे हैं, बट मेन कल्प्रेट इज साइकोलॉजी। एक बात तो वाज़ेह है कि भाई 0 साइज का ताल्लुक जो है वो आपके कपड़ों के साथ तो है, पर आपके फिटनेस के साथ बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि आपके कपड़ों के साथ मैचिंग ही नहीं है। आपके ऊपर जो चीज अच्छी लगे आप वो वेयर करें। ये भूल जाएं कि आप जो है वो 0 साइज की दौड़ में जाएंगे तो फिर आपको कपड़े भी नहीं मिलते, क्योंकि वो कट साइजेस होते हैं और मखसूस लोगों के लिए बनते हैं। खैर, गुड मॉर्निंग। आज में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, जिसके बाद मिलेंगे। स्लिम एंड फिट 0 साइज फैशन मॉडल इकरा से। गुड मॉर्निंग। आज और बात हो रही है जनाब स्लिम एंड स्मार्ट होने की, 0 साइज होने की, जो कि हम नहीं मानते कि 0 साइज होना बड़ा आपका कोई स्लिम एंड स्मार्ट में आता है, लेकिन फिर भी ये काम इतना मुश्किल नहीं है। आप सिर्फ कम खाएं और बहुत सारी एक्सरसाइज करें तो ये सब कुछ बिल्कुल पॉसिबल है। बिल्कुल। मॉडल इकरा फयाज है जिन्होंने स्लिम होने के लिए ऐसा ही किया है। आइए उनसे सुनते हैं कि वो अपनी हेल्थ और फिटनेस को कैसे मेंटेन करती हैं और एंजॉय भी साथ साथ करती हैं। 0 साइज जो है वो बेसिकली एक मिथ है जिसको लोग फॉलो करना चाहते हैं और लड़कियां बहुत ज़्यादा फॉलो करती हैं। तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहूँगी कि 0 साइज के लिए आपको अपने आप को मारना नहीं है। If you think that you are overweight, then you should. Why not? क्योंकि I myself was an athlete. मैं पहले साइक्लिस्ट रह चुकी हूँ पाकिस्तान आर्मी में, और उसके अलावा I was पाकिस्तान में 12 स्क्वॉश प्लेयर रह चुकी हूँ पंजाब से। उसमें अपने ऊपर जितना कम वजन हो उतना सही रहता है, इंसान एक्टिव रहता है। एज मॉडल हमारे लिए फिट रहना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि बेसिकली हमने स्क्रीन पे आना होता है। स्क्रीन पे इंसान थोड़ा सा ज़्यादा मोटा लगता है। I am acting also now, so it takes my whole day. So मेरी कोशिश ये होती है कि मैं दिन में 1 घंटे की वॉक ज़रूर कर लूँ, और वो भी पार्क में। कुछ चीज़ें हैं जो मैं ज़रूर करती हूँ। आई टेक जिंजर टी अ लॉट।
आई टेक गरम मसाले का कहवा, दिस इज रियली हेल्पफुल। आई मीन जो पुरानी जो नेचुरल चीज़ें होती हैं, दे आर लॉन्ग लास्टिंग, दे हेल्प यू लॉट इन लॉन्ग टर्म। अननेचुरल चीज़ें हैं या आई वुड से आर्टिफिशियल चीज़ें, लाइक पीपल गो फॉर टैबलेट्स एंड पीपल गो फॉर सम कॉस्मेटिक सर्जरीज एंड ऑल, दे आर नॉट गुड। साइज 0 दिखने के लिए आप मैं डाइटिंग कर रही हूँ और मैं खाना नहीं खाऊंगी, सब कुछ खाएं लेकिन तरीके से खाएं। यू नीड टू बी हैप्पी एंड यू नीड टू बी हैप्पी अबाउट योरसेल्फ, क्योंकि अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करेंगे तो आपसे कोई प्यार नहीं करेगा। जो पहले की लाइफ थी, आई थिंक तब ज़रा सा सुकून था कोई वो नहीं होता था, हेक्टिक नहीं होता था कि उफ मुझे अच्छा दिखना है। आई वॉज नॉट केयरिंग अबाउट माई लुक्स एट ऑल, आई वॉज वेरी केयरलेस अबाउट माई वेट, माई ईटिंग हैबिट्स, माई स्लीपिंग हैबिट्स, माई टॉकिंग हैबिट्स। यू नो, नाउ यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ सो दैट आपको एक्सेप्टेंस मिले। Obviously, if I'll work on myself, then people will accept me, otherwise they won't. सो नॉर्मल लाइफ में भी आई मीन अगर जो नॉर्मल लड़कियां होती हैं घरों पे, अगर वो अपने आप को अच्छे तरीके से बिहेव करती हैं, वो अपने आप को मतलब अच्छे तरीके से खाना खाती हैं, पकाती हैं, अच्छे तरीके से बोलती हैं, दूसरों को ट्रीट अच्छा करती हैं, तो आई थिंक ज़िंदगी सही रहती है। और वैसे हमारे साथ भी है। तो जी आपने एक कामयाब मॉडल इकरा फयाज की बातें सुनी कि इकरा फयाज का भी यही कहना है, और आपको पता है इकरा मेरी फ्रेंड भी है, तो इकरा का भी यही कहना है कि भाई आप जो खाना चाहते हैं खाएं, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर डाइट ना हो जाए, और ये भी ना हो कि आप 0 साइज़ की आपको फिक्र पड़ जाए। तो मेरे ख्याल में मेंटेन रहिए, जो खाना चाहते हैं खाइए, लेकिन तरीके से खाइए। आज हमारा मैसेज भी ये था कि जनाब 0 साइज के क्रेज के पीछे बिल्कुल मत भागिए। आपको जरूरत है एक फिट लाइफ गुजारने के लिए, और उसके लिए एक अच्छी डाइट और एक्सरसाइज होना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं और अब हम आ चुके हैं हमारे फेवरेट सेगमेंट की जानिब, जो कि है तारे ज़मीं पर। और आज पाकिस्तान के चमकते सितारे हमारे साथ मौजूद हैं। फरवा जो कि क्या ही गाती हैं, और मुस्तफा जो बहुत जबरदस्त गिटार बजाते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। फरवा और मुस्तफा आप गिटारिस्ट हैं और फरवा जो है वो सिंगर हैं, और फरवा की सिंगिंग सुन ली है, तो फरवा की सिंगिंग सुनने के बाद बात करने के लिए कुछ रह नहीं जाता फरवा। पहले आपका एक सॉन्ग सुनते हैं और उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं आपसे। अब मैं यूसुफ अली खान साहब का एक सॉन्ग है मेरे रश की कमर, तो वो पहले हम लोग उससे स्टार्ट लेते हैं। तो मेरे रश की कमर तूने पहली नजर, मेरे रश की कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाए मजा आ गया। मेरे रश की कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाए मजा आ गया। मेरे रश की कमर तूने पहली नजर, मेरे रश की कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। बरकसी गिर गई काम ही कर गई, बरकसी गिर गई काम ही कर गई, आग ऐसी लगाई मजा आ गया। मेरे रश की कमर तूने पहली नजर, मेरे रश की कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। बेहिजाबाना वो सामने आ गए, बेहिजाबाना वो सामने आ गए, और जवानी जवानी से टकरा गई, और जवानी जवानी से
मेक अस एनर्जेटिक, आई स्वेयर। Thanks a आप lot. यकीन करें कि आप इतना अच्छा गाती हैं कि ऊपर पीसीआर में मैं, अनम, यहाँ सब इतने खुश हैं कि पाकिस्तान में इतना टैलेंट है। और ऐसा लग रहा था कि जैसे सुर बिखर गए हैं सारे और खूबसूरती के साथ आप उनको समेट रही हैं। इतनी खूबसूरत आपकी आवाज थी। और अब तक मेरे पास बहुत से हमारे पास इस शो के अंदर आए हैं चमकते सितारे, जिनमें से मैं तो आपकी फैन हो चुकी हूँ। तो हमको आप बहुत पसंद आए, पर हमको आपसे बिल्कुल बात नहीं करनी। आगे बढ़ते हैं और कुछ और सुनते हैं। हाँ ठीक है। अहमद जान ज़ेब का कहो एक दिन, श्योर, काफी मशहूर सॉन्ग है और मेरा फेवरेट। अच्छा, फिर तो और अच्छा गाएंगी। क्योंकि अहमद जान ज़ेब खुद मेरे फेवरेट आर्टिस्ट हैं, तो उनके सॉन्ग्स में, बल्कि मेरे जो फर्स्ट परफॉर्मेंस थी, इत्तेफाक की बात है, उन्हीं का सॉन्ग था। बस फिर आप गाएंगे। तुम्हारे हैं कहूँ एक दिन, तुम्हारे हैं कहूँ एक दिन, कि जो कुछ भी हमारे पास है सब कुछ तुम्हारा है। कहूँ एक दिन, कहूँ एक दिन, कहूँ एक दिन, कहूँ एक दिन। सितारा से जिन्हें कहते हो वो आँखें तुम्हारी हैं, जिन्हें तुम शाख सी कहते हो वो बाहें तुम्हारी हैं, जिन्हें तुम फूल से कहते हो वो बातें तुम्हारी हैं। कहूँ एक दिन, कहूँ एक दिन, तुम्हारे हैं कहूँ एक दिन। ठीक है, क्या खूबसूरत सॉन्ग जो है फरवा ने इस वक्त गाया है। फरवा, यू आर अमेजिंग, यू आर अमेजिंग। कब से गा रही है? मैं सिंगिंग तो बहुत छोटी एज से कर रही हूँ, तकरीबन 4th-5 क्लास से। अच्छा, लेकिन प्रोफेशनली अब आई हूँ अच्छा। प्लेबैक सिंगिंग की क्यों तरफ। आई, पहले क्यों नहीं आई? बस पहले थोड़ा सा मेरे फादर को एजुकेशन के हवाले से थोड़ा इशू था। अच्छा, तो इस वजह से, क्योंकि मैं छोटी भी हाँ, थी this is एज में, तो वो perfect. उनका ये कहना था कि एजुकेशन पे असर, और उसके बाद असर पड़ेगा। बहुत प्यारा आप गा रही हैं Thanks a और आपकी आवाज में जो निखार है वो बहुत कम लोगों की आवाज में होता है। हमारे साथ मुस्तफा भी है। मुस्तफा बहुत जबरदस्त स्पेनिश आप वो करते हैं, आप भी बजा रहे थे थोड़ी देर पहले आप गिटार, तो वो बहुत खूबसूरत एक था। इंस्ट्रूमेंटल भी मैंने तैयार किया, अगर आप इजाजत दे तो मैं वो भी सुना सकता या हूँ। श्योर, बट वी हैव शॉर्ट टाइम। हाँ हाँ, तो जल्दी जल्दी से कर बहुत बहुत। जबरदस्त मुस्तफा, बहुत अच्छा बजा रहे हैं आप। इट्स रियली कूल। ये आपने बहुत जबरदस्त जो है बजाया है और दोनों ही हमारे पास आज ऐसे चमकते सितारे आए हैं कि दिल कर रहा है कि इनको सुनते ही जाएं, सुनते जाएं। खैर, बहुत शुक्रिया आपका फरवा और मुस्तफा, आप हमारे शो पे आए। आई होप कि हम आपको बार बार इस तरीके से बुलाएंगे और बहुत सारी बेस्ट विशेस आपके लिए। चलिए जी, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट विशेस टू बोथ ऑफ यू। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी मंडे को और नया नया टैलेंट आपके लिए फिर लेकर आएंगे। और अगर आप समझते हैं कि आप में भी इस तरह का टैलेंट है, ऐसा ही चाहिए अब तो आप भी जरूर हमें अपनी डिटेल्स बता सकते
सकते हैं, अपनी कहानी हमें बताइए हमारी सोशल मीडिया साइट्स पर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी। बिल्कुल, नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी। अपना वीकेंड खूब तरीके से एंजॉय करिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए गुड मॉर्निंग आज।